नमस्कार साथियों, मैं आपका विनोद अग्रवाल। साथियों, आज हमने आपसे लाइव क्लास के लिए सूचित किया था कि आज से हम आपकी लाइव क्लास लेंगे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते हमारी टेक्निकल टीम पूरा प्रयास करती रही, हम आपसे लाइव नहीं जुड़ पाए। लेकिन आज की हम आपकी क्लास मिस नहीं होने देंगे। इस वजह से आज हम आपको रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल कराएंगे और ये अपना साइकोलॉजी की मास्टर स्ट्रोक क्लास फर्स्ट है। जी देखिए, मास्टर स्ट्रोक क्लास फर्स्ट में जैसा कि हमारा अभी ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, तो ऑफलाइन बैच में हम इंटेलिजेंसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। इंटेलिजेंसी टॉपिक में हम उसी हिसाब से हम आपके लिए ये क्लास अवेलेबल कराएंगे। इंटेलिजेंसी टॉपिक में आज हम शुरू करने के लिए जाएंगे, तो हम जेपी गिलफोर्ड साहब का जो 3 डायमेंशनल थ्योरी है, 3D थ्योरी जिसको अपन बोलते हैं, 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी। देखिए, गिलफोर्ड साहब ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1967 में किया था। यानी ये आज हम जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं बुद्धि का, ये बुद्धि का सिद्धांत है। इसको ज़्यादातर 3D थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत सारे विभिन्न नाम हैं, उन सभी अपन नामों पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो ऑफलाइन वाले हैं ना, आराम से आनंद लेके पढ़ें आप, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस सिद्धांत के नामों की चर्चा करते हैं कि भाई इसके नाम क्या क्या हैं, उसके बाद इसके कामों की चर्चा करेंगे। हमारा पैटर्न ही शुरुआत से यही रहा है। देखो, इस सिद्धांत के नामों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम इसको कहते हैं बुद्धि का प्रज्ञा मॉडल। बुद्धि का प्रज्ञा मॉडल, बुद्धि का प्रज्ञा मॉडल, इसी को अपन बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को अपन बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को अपन बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को अपन बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसको अपन बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं। देखो, बुद्धि का प्रज्ञा मॉडल, बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, त्रिआयामी और बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल, इसी को अपन 3D थ्योरी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी के नाम से जाना जाता है। इसी को अपन COP थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। COP में C का मतलब है कंटेंट, O का मतलब है ऑपरेशन, O का मतलब है ऑपरेशन, और P का मतलब है प्रोडक्ट, ठीक है। कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, ठीक है। ये कॉल आ रहा है, इसको लड़के को बता देना क्लास कहाँ है। कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। कंटेंट अपन बोलते हैं विषय वस्तु को, ऑपरेशन अपन बोलते हैं संक्रिया को, और प्रोडक्ट अपन बोलते हैं उत्पाद को।
ठीक है, तीन चीजें हैं। सुने मेरी बात, सुने इधर देखें आप सभी। ऑनलाइन वालों आपको भी पूरा आनंद ऑफलाइन जैसा आएगा, क्योंकि यहाँ हम ऑफलाइन भी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम ऑफलाइन जैसी आपको कराएंगे। देखो, बुद्धि का प्रज्ञा मॉडल, सबसे पहली बात, बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत और बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत। समझ रहे हैं? त्रिविमीय, इसी को बोलते हैं 3D थ्योरी। इसको इंटेलिजेंसी का 3D मॉडल भी कहते हैं। वो कोई दिक्कत नहीं है। 3D क्यों है? 3D क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत, देखो मेरी बात सुने, ये क्या है, तीन विमाओं पर काम करता है। ये इंटेलिजेंसी की थ्योरी है पूरी तरीके से। जैसे अपना गणित में आकृतियां होती हैं, एक होती हैं 2D आकृतियां और एक होती हैं 3D आकृतियां। देखो इतना जानते हैं कि जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो वो 2D होती है, और जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो क्या होती है? 3D। यानी 2D और 3D में यही अंतर होता है। तो इसको यहाँ 3D की मतलब, यहाँ इंटेलिजेंसी में हम 3D की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जेफी गिलफोर्ड साहब ने इस सिद्धांत के अंतर्गत जो इंटेलिजेंसी का जो स्ट्रक्चर है वो एक क्यूब से कंपेयर की, मतलब एक क्यूब के माध्यम से उन्होंने समझाया है कि बुद्धि में तीन चीजें होती हैं। यानी तीन चीजें होती हैं, यानी तीन विमाएं होती हैं बुद्धि के अंदर। जैसे कंटेंट, एक इसको बना दिया ऑपरेशन, एक बना दिया प्रोडक्ट, यहाँ सी, यहाँ ओ और यहाँ पर पी। इस तरीके से क्यूब के माध्यम से उन्होंने समझाया है। यानी सीओपी, इसको 3D क्यों कहते हैं? तीन विमाएं, विमा, पहली विमा है सी, दूसरी विमा है ओ और तीसरी विमा कौन है? पी। यानी कंटेंट, ऑपरेशन और तीसरी विमा कौन है? प्रोडक्ट। यानी ये चीजें हैं। कंटेंट अपन बोलते हैं हिंदी में विषय वस्तु को, ऑपरेशन अपन हिंदी में बोलते हैं संक्रिया को, और प्रोडक्ट अपन हिंदी में बोलते हैं किसको? उत्पाद को। यानी ये बुद्धि का सिद्धांत है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत। क्योंकि बुद्धि की संरचना के बारे में यह सिद्धांत बताता है कि बुद्धि किस तरीके से, स्ट्रक्चर कैसा है बुद्धि का। और जो बुद्धि का स्ट्रक्चर है वो किसने? जेपी गिलफोर्ड साहब ने। क्योंकि ये सिद्धांत किसका है भैया? जेपी गिलफोर्ड साहब का। ये नाम बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखना है, क्योंकि मैं बता चुका हूं शुरू में, ये भी क्लास से पहले। जेपी गिलफोर्ड साहब ने बुद्धि की संरचना के बारे में बताया इसमें। तो बुद्धि की संरचना में तीन आयाम होते हैं, तीन विमाएं होती हैं। पहली विमा है सी, दूसरी विमा है ओ और तीसरी विमा है पी। सी का बोलूं तो मैं क्या है? कंटेंट। ओ का बोलूं तो ऑपरेशन। पी का मतलब है प्रोडक्ट, यानी विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद सिद्धांत के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। ये तो केवल नाम है, अभी मैंने नाम बताए, अभी मैंने सिद्धांत के बारे में बिल्कुल आपको एक लाइन भी नहीं बताई कि एक लाइन क्या है। यानी बुद्धि के सिद्धांत के नाम है बुद्धि का प्रज्ञा मॉडल, बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, 3D थ्योरी और सीओपी थ्योरी। इंग्लिश में पूछा जाता है स्ट्रक्चर थ्योरी, यानी इंटेलिजेंसी की जो स्ट्रक्चरल थ्योरी है वो यही मानी जाती है। और इसको अपन यानी 3 डायमेंशनल, 3D का मतलब ये 3 डायमेंशनल, यानी तीन विमाओं का सिद्धांत कौन सा है? क्योंकि बुद्धि में तीन तीन चीजें बहुत आती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसका है, तो स्पीयरमैन का है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि का त्रिआयामी और त्रिविमीय सिद्धांत किसका है, तो गिलफोर्ड साहब का है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बुद्धि का त्रिघटकीय और त्रिचापीय सिद्धांत किसका है, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। देखो, त्रि शब्द हर किसी के आगे लगा है, लेकिन हमें इनके इंग्लिश मीन्स पकड़ना है। स्पीयरमैन का था 3 फैक्टर और ये है 3 डायमेंशनल। बस इतना याद रखना है। ये क्या है? ये 3 डायमेंशनल है, वो 3 फैक्टर था। बस अपन को ये सारी बातें अपन को क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है क्या? अब देखो, अब हम बात करते हैं, अगली बात करते हैं। चलो, हाँ अगली बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आयाम कितने हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि में? बुद्धि में आयाम कितने हैं मित्रों? 3 आयाम है। कितने आयाम है? 3। सबसे पहले आयाम का नाम क्या है? सबसे पहला आयाम है विषय वस्तु। सबसे पहला आयाम क्या है? विषय वस्तु। विषय वस्तु को अपन क्या बोलते हैं? कंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटेंट। दूसरा आयाम क्या है? संक्रिया। दूसरा आयाम क्या है? संक्रिया। इसे अपन क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। यानी पहला कंटेंट, दूसरा संक्रिया और तीसरा क्या है? उत्पाद। हिंदी में तीसरे को क्या बोलते हैं मित्रों? उत्पाद, जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको अपन। ओहो, चलो कोई बात ना। यानी 3 आयाम है, कोई बात नहीं है। 3 आयाम बताए हैं बुद्धि के अंतर्गत। पहला क्या था? विषय वस्तु।
पहला क्या था? विषय वस्तु। दूसरा क्या था? संक्रिया। तीसरा क्या था? उत्पाद। तीसरा क्या था? उत्पाद। विषय वस्तु जिसको अपन क्या बोलते हैं? कंटेंट। संक्रिया जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। और इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। देखो तीन आयाम है, कितने हैं? तीन। कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। इसको अपन विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान रखना, कॉपी में नोट कर लेना। इसको अपन विषय वस्तु, संक्रिया व उत्पाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और विषय वस्तु को ना पेपर में कई बार अंतर वस्तु भी बोल देता है वो, तो आप बीमार मत हो जाना, ठीक है ना। अंतर वस्तु, बुद्धि का अंतर वस्तु, संक्रिया व उत्पाद का सिद्धांत। तो ध्यान रखना, विषय वस्तु को कई बार अंतर वस्तु भी बोल देता है। विषय वस्तु और अंतर वस्तु, इनका मतलब कंटेंट आएगा इंग्लिश में, बस इसका मतलब यही होता है। अपन को ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। बस देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि विषय वस्तु का मतलब क्या होता है। विषय वस्तु किसे कहते हैं? विषय वस्तु क्या है? एक बात बताइए, मैंने कहा कि आज आपको बाजार से एक काम करके लाना है, और ऐसा काम करके लाना है कि जिससे सभी लोग प्रभावित हों। तो मैंने आपको एक काम दे दिया, या आप ही मान के चलो, आपको घर में आज क्या बनाना है, क्या सब्जी बनानी है, या क्या करना है, आज मुझे कितना पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले तुम्हारे माइंड में आती हैं। उसके बाद फिर तुम्हारा माइंड क्या करता है? प्रोसेस। कंप्यूटर में जिस तरीके से होता है वही इंटेलिजेंस करती है हमारा। फिर क्या करता है माइंड? प्रोसेस करता है ना प्रोसेस। हम सोचते हैं हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद फिर एक फैसला लेता है लास्ट में कि हमको ये काम करना है, ये काम करना है। तो वही चीज है, बस गिलफोर्ड साहब ने ही बताया कि कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट है क्या, विषय वस्तु है क्या। जब हमारे दिमाग में कोई समस्या आती है, हमारे सामने आने वाली जीवन की समस्त समस्याएं ही विषय वस्तु कहलाती हैं। अगर किताबी भाषा समझोगे तो कभी जीवन में नहीं इस सिद्धांत को समझ पाओगे। विषय वस्तु क्या है कि जीवन की प्रत्येक समस्या ही विषय वस्तु कहलाती है। बस एक बात, एक लाइन याद रखना, ज्यादा लेंदी नहीं इसको पढ़ना है। यानी जीवन की वह प्रत्येक समस्या जो हमें सोचने पर मजबूर करे, वह क्या कहलाती है? विषय वस्तु कहलाती है। दूसरा क्या है? संक्रिया के बारे में उन्होंने बताया। दूसरा किसके बारे में बताया भैया? संक्रिया के बारे में बताया। तो संक्रिया किसे कहते हैं? संक्रिया वो है कि किसी विषय वस्तु के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में किया गया चिंतन मनन ही, किया गया चिंतन मनन ही क्या कहलाता है विद्यार्थियों? संक्रिया कहलाता है। ऑपरेशन किसे कहते हैं? जैसे कोई समस्या आई और उस समस्या के बारे में हम सोच रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो संक्रिया है। क्या है? संक्रिया है। नोट करना इन पॉइंटों को, बिल्कुल हमको समझ करके चलना है। विषय वस्तु क्या है? जीवन की प्रत्येक समस्या विषय वस्तु है, और किसी विषय पर होने वाला चिंतन मनन ही क्या है? संक्रिया है। उत्पाद किसे कहते हैं? प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट क्या है कि जिस समस्या के बारे में हमने सोचा था, उसका हमारा दिमाग जो समाधान निकाल करके देता है, उस समस्या का जो समाधान निकल करके आता है, उसी समाधान को अपन क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। बात समझ में आया? यानी तीन चीजें हैं। सबसे पहले समस्या, फिर समस्या के बारे में सोचना, और उसके बाद उस समस्या का समाधान करना। विषय वस्तु किसे कहते हैं? विषय वस्तु क्या है? जीवन की प्रत्येक समस्या। संक्रिया क्या है? यानी किसी समस्या के आने पर हमारा दिमाग जो चिंतन मनन करता है, चिंतन करता है, उसी थिंकिंग प्रोसेस को संक्रिया कहा है जेपी गिलफोर्ड साहब ने। उत्पाद क्या है? यानी सोचने के बाद हमारा दिमाग जो अंतिम फैसला लेता है, यानी जो समाधान के लिए हमारा माइंड जो निर्णय लेता है, उसी डिसीजन को अपन क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, जैसे आप गृहिणी हो, घर में आपको सुबह प्रॉब्लम होती है कि आज हमें क्या बनाना है सब्जी में, लौकी बनाए या तोरई बनाए, कद्दू बनाए, जो भी XYZ जितनी भी समस्याएं होती हैं। तो अब हम उनमें क्या करते हैं? ये बनाए, और ये बनाएंगे तो ये वो वाला सदस्य नहीं खाएगा घर का, ये उनको अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीजें तुम्हारे माइंड में चलती है। अब ये क्या चल रहा है? ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन चल रहा है, एकदम से आइडिया आया, अरे आज तो दाल बना लेते हैं।
तो ये तुम्हारा क्या निकल करके आ गया, ये प्रोडक्ट निकल करके आ गया। यानी पहले थी समस्या, फिर उसके बारे में सोचा, फिर उसका समाधान लिया। समस्या ही विषय वस्तु, सोचा उसके बारे में संक्रिया, और समाधान निकला तो क्या हो गया भैया, प्रोडक्ट हो गया। यहां तक क्लियर है। यानी कितने आयाम बताए हैं, 3 आयाम है। सबसे पहला था विषय वस्तु, दूसरा था संक्रिया, और तीसरा कितना था, कौन सा था, उत्पाद। अब जेपी गिलफोर्ड साहब ने जब मॉडल ये दिया था, यानी मॉडल के अंतर्गत प्रथम, सबसे पहले जब मॉडल दिया था ये प्रथम बार, जब जेपी गिलफोर्ड साहब ने, इसमें संशोधन नहीं हुए थे, तो इसमें जो विषय वस्तु आयाम था, जो विषय वस्तु आयाम था, देखो प्रत्येक आयाम में इन्होंने क्या बताई है, कुछ तत्व बताए हैं, ठीक है। और संक्रिय आयाम था, और एक कौन सा था, उत्पाद। 3 ही आयाम पर अपन चर्चा कर रहे हैं। यानी पहला था विषय वस्तु, दूसरा था संक्रिया, और तीसरा कौन सा था, आयाम, सॉरी उत्पाद। उत्पाद। तो देखो विषय वस्तु में कुल इन्होंने कितने, अब प्रत्येक आयाम में तत्व बताए, तो विषय वस्तु के अंदर इन्होंने 4 तत्व बताए। कितने तत्व बताए, 4। यानी 4 तत्व विषय वस्तु के अंदर बताए। पहला तत्व है वह बताया आकृत्यात्मक, आकृत्यात्मक। दूसरा तत्व बताया वो था प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। तीसरा जो तत्व था शाब्दिक। चौथा जो तत्व था वो था व्यावहारिक, व्यावहारिक। संक्रिया में सबसे पहला है संज्ञान, दूसरा है स्मृति, तीसरा है अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, और चौथा है अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, और पांचवा है अंतिम, वह है मूल्यांकन। वह है अपना मूल्यांकन। उत्पाद में वर्ग, इकाई, संबंध, पद्धति, रूपांतरण, रूपांतरण, और छठा है इसमें अनुप्रयोग। अब बात उस पर आती है कि यहां पूछा क्या जाता है पेपर में। इतना सारा तो हमने पढ़ लिया, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद के बारे में तुमने पढ़ लिया कि विषय वस्तु क्या होती है, संक्रिया क्या होती है, और उत्पाद किसे कहते हैं। ये सारी चीज तो पढ़ ली, लेकिन पूछा क्या जाता है परीक्षा में। परीक्षा में यही पूछा जाता है कि बुद्धि के अंदर कुल कितने तत्व होते हैं, पार्ट्स ऑफ इंटेलिजेंसी। तो सबसे पहली बात, विषय वस्तु में कुल कितने तत्व बताए, 4 प्रकार के। कितने बताए, 4। पहला है फिगुरल, आकृत्यात्मक, दूसरा है प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक, और तीसरा है सिमेंटिक, जैसे शाब्दिक कहते हैं या वर्बल भी बोल देते हैं, और चौथा है बिहेवियरल यानी व्यवहारिक। 4 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो किसमें है, विषय वस्तु में। यानी समस्याएं कितने प्रकार की बताई, 4 प्रकार की। पहली आकृत्यात्मक, दूसरी प्रतीकात्मक, तीसरी शाब्दिक, और चौथी कौन सी थी, व्यावहारिक। अब संक्रिया, जब हमारा दिमाग ऑपरेशन करता है, जब हम चीजों को सोचते हैं ना, सोचते हैं, तो वो कितने प्रकार से उसमें हम गुजरते हैं। सबसे पहला है संज्ञान, संक्रिया में, दूसरा है स्मृति, तीसरा है अभिसारी चिंतन, चौथा है अपसारी चिंतन, और पांचवा है मूल्यांकन। उत्पाद में कुल कितने तत्व हैं, 6। पहला है वर्ग, दूसरा है इकाई, तीसरा है संबंध, चौथा है पद्धति, पांचवा है रूपांतरण, और छठा कौन सा है, अनुप्रयोग। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, आप केवल जनरली इनके बारे में समझ लें कि इनका मतलब क्या होता है, कि इनको अगर हम डीपली जाएंगे, क्योंकि हमको पीएचडी नहीं करना है इन चीजों पर। हमारे कंपटीशन में आता क्या, कौन से लेवल का पढ़ना है, केवल हमको क्या याद रखना है, इनके नाम याद रखना है,
और वैसे तो डीपली इनके बारे में जानते हैं। देखो आकृत्यात्मक यानी कोई भी समस्या, बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो आकृति के रूप में होती हैं, फिगर के रूप में होती हैं। जैसे कि मैंने आपको कोई एक आकृति दिखाई, ये समस्या, जैसे मैंने एक माइक है मेरे हाथ में, ये समस्या कैसी है, आकृत्यात्मक। अब आपने दिमाग में सोचा यार ये चीज क्या है, सर ने दिखाई है हमें लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको, लेकिन आपको आया कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का डिब्बा है, तो ये आपका प्रोडक्ट है बुद्धि का। जब आपने चीज को देखा, ये प्रॉब्लम कैसी थी, फिगुरल थी, आकृत्यात्मक। कोई आपने एक आकृति देखी, ये चीज आप देख रहे हो, और देखने के बाद आपने क्या किया भैया, सोचा, चिंतन करने लगे। आप कौन सा वाला कर रहे हैं, अपसारी चिंतन कर रहे हैं। अपसारी चिंतन कर रहे हैं यानी ये हो सकता है, ये काय का डिब्बा है, आप सोच रहे हैं कि ये होता कैसा है, पिछली मेमोरी को आप याद कर रहे हैं, तो आप स्मृति का भी प्रयोग कर रहे हैं। बाद में आपने क्या किया, यानी कहने का मतलब है उत्पाद निकल करके आया कि वास्तव में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ये क्या है, डिब्बा है। यही हमारी इंटेलिजेंस इसी तरीके से काम करती है। कुछ समस्याएं होती हैं प्रतीकों के रूप में, सिंबल के रूप में होती हैं, सिंबल के रूप में होती है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो शाब्दिक होती है, शब्दों के रूप में। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं, व्यवहारिक होती हैं। देखो अब संक्रिया में आती है 5 चीजें, इनका केवल नाम ही काफी है, लेकिन जब आगे मैं पढ़ाऊंगा ना क्रिएटिविटी, सृजनशीलता, तो वहां ये सारे चिंतन में डीपली पढ़ाऊंगा। वैसे चिंतन टॉपिक में मैं करा चुका हूं आपको। अपसारी चिंतन क्या होता है, अभिसारी चिंतन, यानी अभिसारी चिंतन जिसे अपन कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, अपसारी चिंतन जिसे अपन डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। यानी अभिसारी चिंतन वो होता है जो केंद्रीकृत होता है, और अपसारी वो होता है जो फैला हुआ होता है। जब एक बार में हम किसी एक वस्तु के बारे में सोच रहे होते हैं तो वो होता है अभिसारी चिंतन, और जब एक बार में हम बहुत सी वस्तुओं के बारे में सोच रहे होते हैं वो होता है अपसारी चिंतन। ये सारी चीजें अपन जानते हैं। देखो मूल्यांकन, जब मूल्यांकन टॉपिक पढ़ेंगे तो हम मूल्यांकन को क्लियर करेंगे। अभी यहाँ हमारा इंटेलिजेंसी पे कंटेंट है और जेपी गिलफोर्ड साहब पर, और ये 6 प्रकार के होते हैं, वर्ग, इकाई, संबंध, पद्धति, रूपांतरण और अनुप्रयोग। जब गिलफोर्ड साहब ने 1967 में ये सिद्धांत दिया था, तब बुद्धि के अंदर कुल कितने तत्व थे, यानी मूल बात यह है, तब बुद्धि के अंदर कितने तत्व थे, यानी इंटेलिजेंसी पार्ट्स। आईपी निकालने का फॉर्मूला होता है C गुणा O गुणा P। ये केवल मेरा मैड है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बुद्धि के अंदर अगर हम कुल तत्व निकालें, बुद्धि के अंदर कुल तत्व, या तो परीक्षा में तत्व पूछता है, तत्व को ही खंड के नाम से भी पूछ लेता है कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि में कुल कितने खंड होते हैं, और तत्व खंड भी नहीं पूछता है तो बुद्धि के अंदर कुल कितने कोष होते हैं, और बुद्धि के अंदर कुल कितने कोष्ठ होते हैं, ये करके भी पूछ लेता है। जितना अगर अपन डीपली जाएंगे उतना चलते जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के कुल कितने तत्व होते हैं, C गुणा O गुणा P। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो C कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का, O कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का, और P कितने प्रकार का है, 6। 4 पंजे 20, 20 छक्के 120। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि में कुल कितने खंड हैं, तो 120 खंड होते हैं। जब सिद्धांत दिया था उस समय जेपी गिलफोर्ड साहब ने कुल कितने खंड बताए, कितने तत्व बताए, 120 खंड या 120 तत्व या 120 कोष्ठ या 120 कोष। याद रखना ये सारी चीजें, यानी ये कुल कितने खंड होते हैं, 120 होते हैं जब सिद्धांत दिया था उस समय। अब होता क्या है, अब इसमें संशोधन चलते हैं। अब संशोधन हुआ इसमें पहला 67 में सिद्धांत आया, पहला संशोधन हुआ 1977 में। कब हुआ, 1977 में। अब देखते हैं अपन प्रथम संशोधन। प्रथम संशोधन, इसके अंदर जो प्रथम संशोधन हुआ था वह कब हुआ था, 1977 में। तो प्रथम संशोधन में हुआ क्या था कि जो विषय वस्तु आयाम था, जो विषय वस्तु आयाम था, विषय वस्तु आयाम में आकृत्यात्मक को हटाकर श्रव्य एवं दृश्य प्रतीक को जोड़ दिया। दृश्य, श्रव्य एवं दृश्य को जोड़ दिया, ऐसे कर लो, दृश्य को जोड़ दिया। यानी कुल मिलाकर के यहां जो पहला संशोधन हुआ
उसमें विषय वस्तु आयाम में से आकृत्यात्मक जो फिगुरल चीजें होती हैं, यानी ये वाली समस्या का एक प्रकार हटा दिया इन्होंने। पहला संशोधन किया तो आकृत्यात्मक को हटा दिया। अब जब आकृत्यात्मक हटा तो कुल कितने तत्व रह गए? 4 थे विषय वस्तु, अब रह कितने गए? 3 ही तो रहेंगे। तो और आकृत्यात्मक को हटा के 2 बढ़ा दिए, श्रव्य और दृश्य उसकी जगह पे, के मतलब यानी श्रव्य और दृश्य यानी ऑडिटरी एंड विजुअल 2 प्रकार की समस्याएं और जोड़ दी। तो अब कुल मिलाकर के अगर हम क्या निकालें, बुद्धि के अंदर क्या निकालें? कुल खंड। क्या निकालें? बुद्धि के अंदर कुल खंड या तत्व। तो कितने निकल करके आएंगे? C गुणा O गुणा P। तो मुझे बताइए C की वैल्यू कितनी है अब अपने पास? 5 हो गई। O की भी कितनी है? 5। P की कितनी है? 6। तो प्रथम संशोधन के दौरान जेपी गिलफोर्ड साहब ने बुद्धि में कुल कितने खंड या तत्व बताए विद्यार्थियों? तो 150 खंड या तत्व बताए। पहला संशोधन जब हुआ था, जब पहला संशोधन हुआ था उस समय कुल कितने खंड थे? जब सिद्धांत दिया था तब कितने थे? 120। प्रथम संशोधन के दौरान कितने हो गए? 150। अब गिलफोर्ड साहब ने क्या किया? एक अगला संशोधन और कर दिया, समझ रहे हैं? तो एक अगला संशोधन जेपी गिलफोर्ड साहब ने किया, तो वो किया था इन्होंने जो इनका संशोधन 1988 में, यानी 11 साल बाद। सिद्धांत दिया 67 में, 77 में प्रथम संशोधन, और 1988 में इन्होंने क्या किया? दूसरा संशोधन किया। प्रथम संशोधन हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं द्वितीय संशोधन। द्वितीय संशोधन, द्वितीय संशोधन हुआ कब? 1988 में। अब देखो वहां तो विषय वस्तु में किया था, लेकिन यहां द्वितीय संशोधन क्या होगा? द्वितीय संशोधन में जो संक्रिया वाला अपना पार्ट है उसमें छेड़खानी कर दी इन्होंने, अब विषय वस्तु में नहीं होगा। द्वितीय संशोधन की सबसे पहली बात, यह संशोधन संक्रिया आयाम में हुआ था। पहला पॉइंट ये परीक्षा में पूछा जाने वाला है, संक्रिया आयाम में हुआ, संक्रिया आयाम में हुआ। यानी द्वितीय संशोधन किस में हुआ था? संक्रिया आयाम में। और प्रथम संशोधन किस में हुआ था? विषय वस्तु में। यानी तो कौन से आयाम में हुआ विद्यार्थियों? तो संक्रिया आयाम में हुआ। संक्रिया में पहले कितने तत्व थे? 5। कितने भाग थे संक्रिया के? 5 थे। तो उनमें से क्या किया? स्मृति को क्या कर दिया? स्मृति को हटा दिया, रिमूव कर दिया इसको, स्मृति को हटा दिया। और स्मृति को इन्होंने 2 भाग कर दिए स्मृति की जगह पे। एक तो था स्मृति कोडिंग, यानी स्मृति एक तो बना दिया इन्होंने एनाकोडिंग, पहला पार्ट एनाकोडिंग, और दूसरा बता दिया एक एनाकोडिंग और एक बता दिया स्मृति। एक ये है कूट संकेतन, स्मृति कूट संकेतन, और एक है स्मृति अभिलेखन। स्मृति कूट संकेतन और स्मृति अभिलेखन। अभिलेखन की जगह पर अपन स्मृति धारण, ये धारण भी पूछा जाता है कई बार, यानी आप केवल स्मृति रिटेन लिख सकते हैं, मेमोरी रिटेन तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्मृति धारण यानी ये 2 तत्व इसमें जोड़ दिए। अब स्मृति हटा तो 2 तत्व जुड़ गए इसमें, मेमोरी को हटा दिया इन्होंने। तो 5 थे पहले, संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और क्या था? मूल्यांकन। 5 थे। तो अब इसमें अगर हम इंटेलिजेंसी के पार्ट निकालें, आईपी की वैल्यू क्या निकल करके आएगी? C गुणा O गुणा P। C की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5। O की वैल्यू कितनी होगी अब अपने पास? 6। और P की वैल्यू कितनी है? 36, 36 पंजे 180। तो वर्तमान में बुद्धि के अंदर कुल कितने खंड हैं जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत में? 180 खंड या तत्व। यानी यहां पर हमको याद रखना है कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि में कुल कितने खंड या तत्व हैं? तो 180 खंड या तत्व हैं। ये बात हमको याद
रखनी है। हाँ, प्रेजेंट टाइम में तो 180 खंड या 180 तत्व हैं हमारी इंटेलिजेंसी के अंदर जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। देखिए, सबसे पहली बात हमको विषय वस्तु क्या होती है वो चीज समझनी थी, उसके बाद संक्रिया किसे कहते हैं वो चीज समझनी थी, उसके बाद उत्पाद किसे कहते हैं वो चीज समझनी थी। अब कहने का मतलब है, वैसे इतना डीपली जाएगा नहीं, लेकिन आपको एक चीज बता दूं मैं, यहां मैंने शुरू में मैं आपको एक जैसे क्वेश्चन करूं, मैंने क्वेश्चन आपसे बोला कि ईंट के प्रयोग लिखो, ईंट के प्रयोग लिखो, तो मुझे एक बात बताइए, ये विषय वस्तु कौन से प्रकार की है? ये इतना डीपली वैसे प्रश्न पूछता नहीं है। विषय वस्तु इनमें से कौन सी होगी? ये आकृत्यात्मक, प्रतीकात्मक, शाब्दिक और व्यवहारिक में से कौन सी होगी? शाब्दिक। कौन सी होगी बताओ? पता ही नहीं है। ईंट के प्रयोग लिखो, मैंने सवाल दे दिया आपको, ये समस्या है आपके सामने, ये कौन सी है इन चारों में से? फर्स्ट, आकृत्यात्मक। अगर मैं तुम्हें यहाँ ईंट दिखाऊं और मैं बोलूं इसके प्रयोग बताओ, तो होगी आकृत्यात्मक। मैंने शब्दों में चीज लिखी है तो ये शाब्दिक विषय वस्तु है। क्या है? शाब्दिक। समझना सीखो। तो विषय वस्तु यहाँ पर कौन सी होगी? यानी शाब्दिक। ईंट के प्रयोग लिखो, विषय वस्तु कौन सी होगी? शाब्दिक। अब आपके दिमाग ने सोचना शुरू किया, अरे यार ईंट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो याद करो, एक तो ईंट का प्रयोग यहाँ होता है, वहां होता है, तो आप याद कर रहे हैं तो किसका प्रयोग ले रहे हैं? स्मृति का। अब आप सोच रहे हैं कि ईंट का प्रयोग नाली बनाने में भी किया जाता है, ईंट का प्रयोग चबूतरे बनाने में भी किया जाता है, ईंट का प्रयोग यानी मंदिर बनाने में भी किया जाता है, ईंट का प्रयोग घर बनाने में भी किया जाता है, ईंट का प्रयोग यानी कहने का मतलब है विभिन्न प्रकार के भवन निर्माणों में और कई प्रकार के निर्माणों में हम ईंट का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अभिसारी चिंतन। क्या कर रहे हैं? अभिसारी चिंतन। अब हमने क्या किया कि ईंट का प्रयोग यहाँ भी होता है, ईंट का प्रयोग वहां भी होता है, तो हमारा उत्पाद किस में निकल के आ रहा है? अभी संबंधों में। एक चीज से दूसरी चीज का क्या कर रहे हैं? संबंध बिठा रहे हैं। और लास्ट में हमने क्या कर दिया? सारांश में बढ़िया 200-250 क्वेश्चन में ईंट के उपयोग लिख डाले। तो ये हमारा क्या हो गया? अनुप्रयोग। अब ये सवाल है ईंट के कई प्रयोग लिखो, तो ईंट के मैंने कई प्रयोग लिखे, तो विषय वस्तु यानी देखा जाए तो शाब्दिक रहेगी, और संक्रिया यानी इसमें स्मृति, अपसारी चिंतन, उत्पाद में संबंध और अनुप्रयोग आएगा। इस तरीके से वैसे क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन जनरल आपको मैंने बता दिए समझाने के तौर पर। ये अपना जेपी गिलफोर्ड साहब का यानी कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट थ्योरी थी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम अगला सेशन लेकर के आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।